भारतीय हिंदी साहित्य में अलग अलग विधाएं हैं और अलग अलग विधाओं का अपना अलग अलग महत्व है। कुछ ऐसी विधाएं हैं जो हमें बहुत आसानी से मिल जाती हैं, जैसे उपन्यास, कहानी, कविताएं। लेकिन कुछ विधाएं हैं जिन पर हमें थोड़ा सा संघर्ष करना पड़ता है, यानी कि आसानी से वो चीज़ें हमें अगल बगल तो हमारे मुहैया नहीं होती हैं। हम मांगते हैं या उनकी रिक्वायरमेंट करते हैं तो वो हमें पहुंचती हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ रिपोर्टाज की, मैं बात कर रहा हूँ यात्रा वृत्तांत की, और मैं कहीं तक बात कर रहा हूँ व्यंग की। वैसे तो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम अमूमन ज़्यादा से ज़्यादा व्यंग का इस्तेमाल करते हैं, घर से निकलते हुए, बाहर, दोस्तों के साथ। लेकिन व्यंग की जिस विधा को एक नई ऊंचाई हिंदी साहित्य में मिली है, शायद ही ऐसा कोई देश हो या फिर ऐसी जहाँ जहाँ पे व्यंग का इस्तेमाल हुआ है, शायद ही उसको कोई इस्तेमाल ऐसा कर सके। हम खुशनसीब हैं कि हिंदी साहित्य के अंतर्गत व्यंग की विधा जो हमें मिली, जो हमने पढ़ी, वो अप्रतिम है। और उस विधा को जो सबसे ऊपर पहुंचाया, जिन्होंने एक जो सबसे ऊपर की जो शीर्ष पर पहुंचाया, जो कहते हैं कि उस विधा का पीक हरिशंकर परसाई जी हैं। जी हाँ, 10 अगस्त को अभी उनकी पुण्यतिथि थी। उनकी पुण्यतिथि पर बहुत सारी किताबें याद आईं, बहुत सारे व्यंग उनके याद आए। याद आते ही मन ऐसे याद आता और होंठ मुस्कुरा देते, मन खिलखिला उठता। आज उनकी एक किताब मुझे पहले से भी थी, लेकिन आज मैंने सोचा उनकी कुछ यादों को आपके साथ साझा करूं, उनकी लिखावट को आप तक पहुंचाऊं। जी हाँ, ये किताब है निठल्ले की डायरी। मिले तो ज़रूर पढ़िएगा। इस किताब में उन्होंने आनंद को जो व्यंग के माध्यम से परोसा है, वो पढ़ के ही आप उसका अनुमान लगा सकते हैं। एक पैरा मैं उनका जो उन्होंने लिखा है वो मैं आप तक पहुंचा रहा हूँ। इसको ज़रूर सुनिए और उस लिखावट को समझिए, उस व्यंग की विधा को समझिए जो उन्होंने हमें दे दिया और हमें आज ये सामने मिल रहा है। ये सबसे बड़ा सौभाग्य है हमारा। सुनिए। पुराने ज़माने की बात है कि भारत के किसी जामुन के पेड़ के नीचे 3 आदमी मुंह खोले हुए लेटे हुए थे। कह रहे थे कि आ जामुन मेरे मुंह में गिर। जामुन गिरने ही वाला था कि वहां एक घुड़सवार आया। वो घोड़े पर बैठकर घूमने को बड़ा काम मानता था, जैसे आजकल सरकारी जीप पर बैठने को काम माना जाता है। उसने उन तीनों को हंटर मारकर भगा दिया। कई साल बाद पश्चिम में एक लड़का एक सेब के पेड़ के नीचे बैठा था। वो भी कह रहा था कि आ सेब मेरे मुंह में गिर। सेब जामुन से बड़ा होता है। निष्कर्ष निकला कि जहां तक खाने का संबंध है, पश्चिम का मुंह पूर्व से बड़ा होता है। जैसे बीते साम्राज्य और सेब इसके गवाह हैं। उस समय वहां एक घुड़सवार नहीं आया, क्योंकि यूरोप के सारे घुड़सवार संकट में फंसी सुंदरियों की रक्षा खोज कर रहे थे। सेब गिरा और लड़के ने ग्रेविटेशन यानी गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत खोज लिया। अगर वो घुड़सवार वहां ना आता और एक जामुन भी उनमें से किसी एक के मुंह में गिर पड़ती, तो उस सिद्धांत की खोज का श्रेय भारत को मिल जाता। भारत में अनुसंधान को कोई प्रोत्साहन नहीं दिया जाता। अनुसंधान करने के लिए बैठे मनीषी को अलाल कहा जाता है। उन्हें पहले घुड़सवार छेड़ता था और अब जीप सवार छेड़ता है। सारा देश जब पछताता है कि अगर हमारे वे 3 जामुन के नीचे के मनीषी छेड़े न जाते तो हमें एक महान खोज का श्रेय मिल जाता। ऐसी ही भूल तब हुई थी जब लक्ष्मण ने मरणासन रावण से दुनिया भर की नीति की बातें पूछी, पर यह नहीं पूछा कि गुरु उस गोली का फार्मूला तो बता जाओ जिसे खाकर आपके मरहूम भाईजान कुंभकर्ण 6 महीने सोते रहते हैं। पश्चिम विज्ञान के क्षेत्र में इतना आगे क्यों बढ़ा? क्योंकि वहां अलालों को सब तरह से सुविधे दिए जाते हैं। हमारे यहां वे निरादर के पात्र हैं।